कल हमने छड़ के साम्यावस्था से रिगार्डिंग चीजें पढ़ी थी, ठीक है। उसमें हमने भाई स्थायी दो टाइप के बल पढ़े थे। एक तो पढ़ा था कि अगर समदिश समांतर बल, क्या पढ़ा था? समदिश समांतर बल। समदिश समांतर बल किसे कहते हैं? जब दोनों बल किसी छड़ या किसी दृढ़ पिंड पर एक ही दिशा में लग रहे हो, नीचे लग रहे हो, तब तो दोनों बलों का परिणामी क्या आएगा? दोनों के जोड़ के बराबर, ठीक है। और वो पॉइंट सी कैसे फाइंड करेंगे? पी सी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? कि जो दोनों बल है पी और क्यू, उनकी जो परिणामी वाले बिंदु से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई दोनों की इक्वल आएगी। पी एस सी किसके बराबर आएगा? क्यू बी सी के बराबर आएगा। और इससे हमने फिर आगे रिलेशन निकाला था, एसी और बीसी की वैल्यू निकाली थी। क्या वैल्यू निकाली थी? एसी और बीसी की कल दो वैल्यू निकाली थी। एसी की वैल्यू किसके बराबर आई थी? ए बी मल्टीप्लाई में क्यू और बट्टे में पी प्लस क्यू, ठीक है। इसी टाइप से बीसी की वैल्यू क्या आई थी? ए बी इंटू पी बट्टा पी प्लस क्यू। अब यही असमदिश समांतर बल हो, बल कैसे हो? असमदिश समांतर बल। तो इस सूत्र में P प्लस क्यू की जगह P माइनस क्यू हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा? सेम रहेगा। P प्लस क्यू की जगह क्या रह जाएगा? P माइनस क्यू, ठीक है। तो ये था समदिश और असमदिश समांतर बलों से रिलेटेड, ठीक है। अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कल वाला याद है? एसी बीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। और साथ में पी क्यू इनको कैसे फाइंड करते हैं। अब इनसे रिगार्डिंग देखो क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक दूसरे से एक दूसरे से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, डिस्टेंस कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हुए दो विपरीत समांतर बलों को ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या दे रखा है? विपरीत समांतर बल। विपरीत समांतर बल का मीनिंग, एक बल इधर है और एक बल विपरीत समांतर का है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 9 सेंटीमीटर। कह रखा है। फिर आगे क्या कह रखा है? जिसका परिणामी, परिणामी यानी रिजल्टेंट, परिणामी आर कितना दे रखा है? 90 किलोग्राम भार। परिणामी कितना दे रखा है? 90 किलोग्राम भार। और उन दो बलों में से बड़े बल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इन दोनों में से कोई एक को आपको बड़ा बल मानना पड़ेगा। इसको मान सकते हो, चाहो तो इसको मान सकते हो, जो आपकी इच्छा है। मान लो P को बड़ा मानते हैं, ठीक है। हमने P माइनस क्यू वाले सूत्र पढ़े, P को बड़ा मानते हैं। तो P बड़ा बल है तो इसका परिणामी भी क्या कहां आएगा? इसके पास बाह्य विभाजन करता हुआ, ऐसा ही आएगा। तो ये इसका क्या आएगा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मीनिंग क्या हुआ? P माइनस क्यू पढ़ा था ना। रिजल्टेंट क्या होगा? P माइनस क्यू, क्योंकि विपरीत समांतर है तो बड़े बल में से छोटा बल क्या होगा? घटेगा, घटेगा। अब ये रिजल्टेंट का मान कितना दिया है? 90। ठीक है। और इसके साथ में क्या दिया है कि यह बड़े बल से कितनी दूरी पर है? 4 सेंटीमीटर की। यानी ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी? 4 सेंटीमीटर। देखो आपका जो डायग्राम है वो लगभग कंप्लीट हो गया। इतनी चीजें दे रखी है। बड़े बल से परिणामी की दूरी 4 सेंटीमीटर, दोनों बलों के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर, परिणामी का मान 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर।
अब आपको पूछा क्या है, पूछा है कि 9 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हुए दोनों विपरीत समांतर बलों को ज्ञात कीजिए, मतलब कि P और Q फाइंड करना है। इतनी सारी डिटेल आपको दे रखी है और आपको फाइंड किसको करना है, P और Q को। कर लिया? कितना है?
कितना आ रहा है? सही। देखो अपने पास फॉर्मूले क्या थे, एसी किसके बराबर था, एसी बराबर था ए बी बट्टा पी माइनस क्यू। अब एसी देख रहे हैं तो पी के लिए अगर अपन देख रहे हैं तो ये क्यू से मल्टीप्लाई होगा, यानी एसी बराबर था फॉर्मूला ए बी बटा पी माइनस क्यू इंटू क्यू। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मान रख दो, एसी कितना है 4, ए बी कितना है 9, ये कितना है पी माइनस क्यू कितना दे रखा है 90। क्यू आपको दे नहीं रखा तो क्यू की जगह क्यू सोल्व करो, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 इंटू 4 बटा 9, कट गया 10 बार गुणा हुआ तो 40, ये तो आ गई क्यू की वैल्यू। अब आपको किसकी चाहिए पी की, पी की निकालने के लिए आप एसी देख लिया, ऐसे बीसी देखोगे, बीसी क्या होगा ए बी बटा पी माइनस क्यू इंटू पी। बीसी कितना है बी से सी तक की डिस्टेंस, बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है 9 और 4 13। ए बी कितना है ए बी है 9, पी माइनस क्यू 90, पी फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करके भाग दे दोगे, क्लियर है। हाँ उससे भी कर सकते हैं, ये बता रहा हूं इसके बाद। ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हो। उसके बाद कल एक नोट लिखाया था, याद होगा, कि अगर 3 बल संतुलन में है, 3 ऐसे बल जो समांतर बल है, किस पर लगता है समांतर बल, उसमें कंडीशन दे रखी है 3 समांतर बल जो साम्य अवस्था में हो, किसमें हो साम्य अवस्था में। ठीक है, तो उन तीनों बलों का जो मान है वो दूरी के प्रपोर्शन में आएगा, और दूरी किससे अन्य दो बलों के बीच की दूरी, दूरी किसके बीच में अन्य दो बलों के बीच में। सपोज करो यहां पर आपने कितना लिया है पी लिया है ना, पी कितना लिया है पी, तो अब पी के लिए अगर आपको डिस्टेंस देखनी है ना बट्टे में, तो आपको बाकी दो जो बल है उनके बीच की डिस्टेंस देखनी होगी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 13 है ना, बी से सी तक। तो यहां पर एक बार मैं लिख देता हूं बी से सी तक, क्यू के लिए क्यू इस साइड है, बाकी अन्य दो बल इधर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी सी ए, तो ये सी ए, आर आर इस साइड है, अब आर के लिए बाकी दो बलों के बीच की दूरी ए बी, तो ये ए बी, ये तीनों इक्वल आएंगे। क्लियर है, क्लियर है, ये नोट लिखाया था कल। अब इसमें मान रखने हैं, तो पी के बट्टे में क्या आएगा बीसी, बीसी कितना है बीसी है 13, क्यू क्यू के बट्टे में सी ए कितना है 4, तो 4, आर आर के बट्टे में 9। ठीक है, अब यहां पर आर का मान आपको दे रखा है, आर का कितना दे रखा है 90, तो इस आर की जगह मैं 90 लिख सकता हूं। आगे मैं सोल्व करके इसमें लिख रहा हूं पी बटा 13 बराबर क्यू बटा 4, और इसकी जगह लिख दिया 90, 90 से 9 कटा तो कितना बचा 10, तो अब पहले तीसरे को बराबर करेंगे तो पी का मान कितना आ जाएगा 13 इंटू 10 यानी कि 130, और क्यू का आ जाएगा 4 इंटू 10 यानी कि 40। तो दोनों चीजों से हो सकता है,
पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि दोनों तीनों बल किस में होने चाहिए, तीनों बल समांतर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? समांतर और साम्य अवस्था में, समांतर और साम्य अवस्था में। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके आ सकता है। ठीक है, जिसमें 2-3 चीजें दे दे और बाकी रिमेनिंग चीज पूछ ले। उतार लिया। अब इसके बाद देखो आगे, एक खुंटी पर स्थित छड़ या बीम का साम्य। एक खुंटी है, मतलब उस पर दोनों साइड हुक लगे हैं, उस पर एक छड़ है, तो उस छड़ के साम्य की बात कर रहा है कि ये छड़ स्थिर अवस्था में कैसे रहेगी। तो देखो यहां पर आपको एक छड़ दिए, इस छड़ के 2 सिरे हैं, एक तो ए एक बी। अब इस छड़ का कोई वेट तो होगा, मान लो वो मजबूत लोहे की बनी है तो उसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर छड़ थोड़ी मतलब कम हल्के मटेरियल से बनी है, उसकी मोटाई कम है, तो वो वेट कम होगा। अब जब भी वेट लगता है, वो वेट हमेशा पृथ्वी की तरफ लगता है, यानी वेट हमेशा किस तरफ लगता है, डाउन। ठीक है, डाउनवर्ड। वेट किस साइड लगता है, हमेशा डाउनवर्ड लगता है ना। जैसे अपन मान लो कोई रस्सा, मान लो रस्से पर उछल रहे हैं बार बार, तो वेट अपना डाउन के कारण ही हम वापस नीचे जमीन पर आ पाते हैं। ठीक है, अब वेट की बात कर रहे हैं, तो देखो वेट हमेशा लगता है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस पर, डाउन की तरफ। वेट किस पर लगता है, गुरुत्व केंद्र पर नीचे की ओर। गुरुत्व केंद्र एक वर्ड आता है, आपके सिलेबस में नहीं है पर आपके बीएससी में आया हुआ है। तो गुरुत्व केंद्र कब बनता है, जैसे मान लो ये छड़ है वो एक समान है। एक समान का मीनिंग, इसमें समान मोटाई है, यहां से लेकर यहां तक समान मोटाई है, समान इसमें मटेरियल यूज हुआ है, तो इसका गुरुत्व केंद्र इसके सेंटर पर बनेगा। किस पर बनेगा, सेंटर पर। ठीक है, अब इस सेंटर पर क्या लगेगा, वेट लगेगा। अब देखो ये खूंटी पर टंगी है, तो वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा है, तो अब इस पर क्रिया के विपरीत क्या आएगी, प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि साम्य अवस्था बनाए रखनी है। तो प्रतिक्रिया बल दोनों खूंटियों के किनारों पर लगेगा, और वो दोनों प्रतिक्रिया बल है, क्रिया बल के हमेशा क्या लगता है, विपरीत ओर लगता है। तो ए खूंटी पर प्रतिक्रिया बल क्या लगेगा, R1, और बी पर R2। क्लियर है, क्लियर है। अब यही इसमें दे रखा है कि यदि एक समान बीम, एक समान का अर्थ हो गया कि भाई समान मोटाई है, एक समान, हम कैटेनरी के बारे में पढ़ते हैं, तो एक समान कैटेनरी या एक समान बीम का अर्थ है कि उस पूरे की एक समान मोटाई है, एक समान मटेरियल है, एक समान वेट है। ऐसा नहीं है कि यहां से छड़ पतली है और आगे जाते जाते मोटी हो रही है। ठीक है, एक समान का अर्थ है समान मोटाई है। ठीक है, क्लियर है। तो एक समान बीम या छड़ जिसका भार कितना है, W है, भार कितना है, W, दो खूंटियों ए और बी पर रखी है। किस पर रखी है, ए और बी पर। तो हम इस प्रक्रिया से निम्न बलों का अध्ययन करेंगे। तो देखो खूंटी पर रखी है, तो इसके छड़ का वेट नीचे की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, सेंटर से नीचे की ओर गया W, और इसके इसको साम्य अवस्था में रखने के लिए 2 प्रतिक्रिया बल लगेंगे। एक तो खूंटी के इस छड़ के ए सिरे पर R1 ऊपर की ओर, और R2 बी सिरे पर ऊपर की ओर। ठीक है, अब साम्य अवस्था क्या कहती है कि जो ऑपोजिट साइन के बल होंगे, ऑपोजिट साइड के बल होंगे, वो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों समांतर बल हैं क्या, R1 और R2 कैसे है, समांतर। यानी समांतर बल का जो परिणामी बनता है वो जुड़ता है, मतलब ये ऊपर की ओर परिणामी कितना है, R1 प्लस R2।
अब ये साम्यावस्था में रखा है, यानी छड़ नीचे नहीं गिर रही है, तो ये R1 प्लस R2 किसके बराबर आना चाहिए? W के बराबर। नीचे की साइड जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की साइड से बैलेंस होना चाहिए, तो यानी कि ये R1 प्लस R2 है वो किसके बराबर आएगा? W के बराबर। क्लियर है? यही इसमें दे रखा है। देखो क्या चीजें दे रखी है कि छड़ का भार W इसके मध्य बिंदु पर ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में क्रियाशील होता है। कहां क्रियाशील होता है? मध्य बिंदु पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, क्लियर है? वेट हमेशा जो गुरुत्व केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र पर नीचे की साइड लगता है। ठीक है, तो छड़ का भार W इसके मध्य बिंदु पर ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में क्रियाशील होता है, और छड़ पर खूंटी AB पर, छड़ पर खूंटी A व B पर प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल देखो क्रिया नीचे हो रही है, वेट नीचे लग रहा है, तो उसके बैलेंस करने के लिए जो पदार्थ है या छड़ है वो वापस प्रतिक्रिया बल लगाएगी, और प्रतिक्रिया बल कितने कितने लगेंगे? A पर R1 और B पर R2। ठीक है, तो माना ये दोनों बल कैसे हैं? R1 और R2 ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में क्रियाशील है। क्लियर है? अब उसके बाद जब बीम A व B पर साम्य अवस्था में हो, अगर ये जो बीम या छड़ है ये बैलेंस्ड अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, गति नहीं कर रही है, तो ये R1 और R2 का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए? W के। किसके बराबर होना चाहिए? W के। यही इसमें दे रखा है। एवं खूंटी A पर दाब, A पर दाब कितना आएगा? दाब या कह दो प्रतिक्रिया बल, ये R1 ऊपर की ओर आएगा, और खूंटी B पर दाब कितना आएगा? R2। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका है खूंटे पर स्थित छड़ या बीम का साम्य। ठीक है, ये वैसे आपकी सीट में लिखा हुआ है, आप समझ गए? अगला पढ़ें, सीट में लिखा हुआ है वैसे। क्लियर है? अब देखो क्लियर है ना? क्या है कि भाई एक खूंटी खूंटी पर स्थित छड़ का साम्य की बात की है, तो एक छड़ है जिसके दोनों सिरे A और B खूंटी पर लगे हैं। ठीक है, तो उस छड़ का वेट किसकी ओर जाएगा? वेट तो हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है, तो ये वेट तो जाएगा डाउन की ओर W। और इन दोनों जो छड़ों के सिरे हैं इन पर प्रतिक्रिया बल क्या क्या लगेंगे? R1 और R2। अब साम्य अवस्था में क्या होगा कि R1 और R2 का जोड़ किसके बराबर आएगा? W के बराबर। बस इतनी सी बात कही। क्लियर है? अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक व्यक्ति, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके सेकेंड यूनिट में 2013 में। एक व्यक्ति अपने कंधे पर, एक व्यक्ति है जिसके कंधे पर लाठी रखी है। ठीक है, और लाठी के एक सिरे पर कितना भार है? W। एक व्यक्ति है जिसने कंधे पर लाठी रखी है और उसके एक सिरे पर W भार का कोई पिंड या फिर कोई सामान लटका रखा है। ठीक है, यदि उसके हाथ और कंधे की बीच की दूरी बदली जाए तो उसके कंधे पर दबाव किस प्रकार बदलेगा? ठीक है, एक व्यक्ति है जिसने एक जो लकड़ी है या लाठी है उसके एक सिरे पर क्या वेट रख दिया। ठीक है, एक सिरे पर गठरी सी है वो बांध दी। ठीक है, वेट रख दिया, और दूसरा हाथ उसका छड़ के किनारे पर है। तो अब पूछ रहा है कि कंधे कंधे और हाथ से जब दूरी बढ़ेगी तो उसके वेट जो उसको महसूस हो रहा है वो कम होगा या ज्यादा होगा? तो देखो इसको अपन अभी जो समद्विज समांतर बल है उनके थ्रू अध्ययन करेंगे। तो ये देखो एक एबी लाठी है, एबी क्या है? एक लाठी। अब इस एबी लाठी के जो ए सिरा है किनारे पर ही गठरी बांधेंगे, किनारे पर ही दे रखा है इसमें। इस किनारे ए पर हमने गठरी बांधी W वेट की। कितनी वेट की? W वेट की बांधी। अब देखो ये इस व्यक्ति का मतलब सिर है और यहां पर इसका कंधा है। ठीक है, दूर थोड़ी होगा कंधा, सिर के पास ही होगा। ठीक है, तो ये इसका कंधा है। अब इस कंधे पर दबाव या प्रतिक्रिया बल पूछा है, यानी कि आपको किसको पूछा है? आर को पूछा है। किसको पूछा है? आर को। अब देखो ये गठरी का दूसरा सिरा बी, इस पर इसका हाथ लगा हुआ है। ठीक है, एक साइड
गठरी है और दूसरी साइड इसने हाथ लगा रखा है। अब इस दूसरे सिरे पर नीचे जो बल लग रहा है वो कितना है, P। हमने सपोज किया कितना है, P बल है, ठीक है। अब बैलेंस अवस्था में R किसके बराबर होगा, P प्लस W के बराबर। बैलेंस अवस्था में किसके बराबर होगा, P प्लस W के बराबर, क्योंकि ये देखो B पॉइंट पर इसको नीचे रखना पड़ेगा ताकि ये गठरी उछले ना, तो वो ये P दाब यहां नीचे की ओर लगाया हुआ है, तो ये R किसके बराबर आएगा, P प्लस W के बराबर। क्लियर है। अब आपको इसमें पता करना है कि ये जो R रिजल्टेंट है वो इस कंधे और इस हाथ के बीच की दूरी से किस प्रकार रिलेशन में है। तो हमने माना कि भाई कंधे और हाथ की दूरी कितनी है, x। कंधे और हाथ की दूरी कितनी मानी, x। और साथ में यह माना कि कंधे और गठरी की दूरी कितनी है, a है। अब हमने देखो पढ़ा है कि ये जो बल है इस W को अगर A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, P को X से मल्टीप्लाई के बराबर। हमने समदिश समांतर बलों का पढ़ा था ना, PAC किसके बराबर होता है, QBC के, पढ़ा था। इसमें क्या था कि भाई वेट की जो परिणामी से दूरी है या जो भी बल है उसकी परिणामी से जो दूरी है उनका मल्टीप्लाई दूसरे बल और उसकी परिणामी से दूरी के मल्टीप्लाई के बराबर आता है, पढ़ा है ना। तो P A किसके मल्टीप्लाई, P इंटू A किसके बराबर आएगा, W इंटू एक्स के। तो P इंटू A बराबर आएगा W इंटू, सॉरी हाँ P इंटू P नहीं है, एक सेकेंड, देखो W है, W किससे मल्टीप्लाई होगा, A से, बराबर P किससे मल्टीप्लाई होगा, X से। क्लियर है। अब आपको एक तो ये रिलेशन मिला, एक रिलेशन ऊपर है, दो रिलेशन है। क्लियर है। अब देखो इसमें आप इस P की वैल्यू W के रूप में निकाल सकते हो क्योंकि आपको गठरी का वजन दिया होगा। तो देखो P की W के रूप में वैल्यू निकालोगे तो इस X का क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो देखो P बराबर कितना आएगा, WA बटा X। क्लियर है। अब देखो इस समीकरण 3 से जो P का मान है वो हमें किस में रखना है, 1 में, क्योंकि हमें कंधे पर प्रतिक्रिया पता करनी है कि कंधे पर दबाव कैसा आएगा। ठीक है। तो इस समीकरण 3 से हम मान किस में रखेंगे, 1 में। तो समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो R का मान कितना बनेगा, P की जगह मैंने रख दिया WA बटा X प्लस W कॉमन, X लघुत्तम, तो ये बना A प्लस एक्स। अब देखो A प्लस एक्स एक टाइप से क्या है, टोटल दूरी या टोटल जो लाठी की लंबाई है, यही तो है। A प्लस एक्स क्या है, पूरी लाठी की लंबाई है। इस लाठी की लंबाई को हम मान लेते हैं L। तो इस A प्लस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, WL बटा एक्स। क्लियर है। अब देखो ये R का हमें रिलेशन पूछा था X के साथ कि भाई कंधे और हाथ की जब दूरी बढ़ेगी तो कंधे पर दबाव कम होगा या ज्यादा होगा। तो बताओ इस कंधे और हाथ की दूरी बढ़ने पर R का मान कैसे होगा, कम होगा ना, रिवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो यानी कि कंधे पर दबाव कंधे और हाथ की दूरी बढ़ने से कम होगा। ठीक है। कंधे और हाथ की दूरी बढ़ने से, ठीक है, कंधे और हाथ की दूरी बढ़ने से कंधे पर दबाव क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। समझ में आ गया।
अब आगे बढ़े, ये वैसे आपके लिखा हुआ है, आराम से उसमें देख लेना, समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं आघूर्ण की। किसकी? आघूर्ण की। देखो आघूर्ण क्या होता है? आघूर्ण होता है एक टाइप से घुमाना। क्या होता है? घुमाना। अब देखो आघूर्ण का अर्थ यह है कि आपको किसी पिंड को किसी एक पॉइंट के अराउंड घुमाना है। अब वो पॉइंट पिंड के कोई बाहर किसी पॉइंट पर स्थित भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। और अगर अंदर स्थित है तो वो आघूर्ण कितना होगा, उसका आघूर्ण का वैल्यू हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो आघूर्ण का मतलब क्या होता है, एक टाइप से घुमाना। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड इस हम छड़ी को घुमा रहे हैं, तो ये छड़ी ऐसे घूमेगी इसके अराउंड। तो अब ये छड़ी जो घूमेगी, अब उस घूमने की जो प्रवृत्ति है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी। एक तो इस पॉइंट की इस छड़ से दूरी कितनी है, यानी पी पर, और एक दूसरा इस छड़ पर हमने फोर्स कितना लगाया, एफ, ठीक है। तो आघूर्ण एक टाइप से क्या है, आघूर्ण है एक टाइप से घुमाने की प्रवृत्ति, ठीक है। और ये प्रवृत्ति किस पर डिपेंड करती है, उस बिंदु और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच लंबवत दूरी और उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले बल पर, ठीक है, क्लियर है। आघूर्ण किस पर डिपेंड करेगा, आघूर्ण डिपेंड करेगा जिस ऑब्जेक्ट है, जिस छड़ है उस पर लगने वाले बल, तथा जिस पॉइंट के अराउंड हम घुमा रहे हैं उस पॉइंट की उस ऑब्जेक्ट से लंबवत दूरी, दोनों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब दोनों पर डिपेंड करेगा, ये तो क्लियर हो गया। अब इस आघूर्ण का मान कैसे आता है, तो देखो आघूर्ण का मान आता है आपके जो फोर्स होता है, बल, उस बल को अगर हम लंबवत दूरी से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वो आपके किसके बराबर आएगा, आघूर्ण के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, आघूर्ण के बराबर, क्लियर है। अब इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। देखो किसी बल का एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण उस बल द्वारा, कोई एक बल है उसका एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण या मोमेंटम, उस बल द्वारा, जो बल है उस बल द्वारा पिंड को उस बिंदु के सापेक्ष घुमाने की प्रवृत्ति का माप है, कि वो उसको कितनी स्पीड से घुमा रहा है, कितने फोर्स से घुमा रहा है, ठीक है। घुमाने की प्रवृत्ति का माप है, तथा यह उस बल फोर्स पर भी डिपेंड करेगा एवं उसकी उस स्थिर बिंदु की बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी के गुणनफल के तुल्य होता है। सपोज करो कि ये छड़ है, इस पर बल इस साइड से लग रहा है, तो इस बल के ऊपर लंबवत दूरी, इस बल के ऊपर लंबवत दूरी के गुणनफल के तुल्य आएगा, ठीक है। और यह बल F का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण आप किस टाइप से दोगे, F क्रॉस P से। किससे दोगे, F क्रॉस P से, क्लियर है। यहां पर देखो ये एक पिंड है, क्लियर है। इस पिंड पर इस AB दिशा में फोर्स लग रहा है। किस दिशा में फोर्स लग रहा है, AB दिशा में। अब इस AB दिशा में जो फोर्स लग रहा है, अब इस फोर्स पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे पॉइंट O से, जिसके सापेक्ष हम घुमा रहे हैं, उस पॉइंट O से परपेंडिकुलर डाला, वो परपेंडिकुलर का मान कितना आया, P आया। तो इसका जो मोमेंटम बनेगा वो कितना बनेगा, F क्रॉस P। कितना बनेगा, F क्रॉस P, क्लियर। अब देखो इस आघूर्ण से रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं कि किसी बिंदु के सापेक्ष एक बल का उसकी क्रिया रेखा पर आघूर्ण कितना होता है, 0। इसका मीनिंग क्या है कि देखो ये फोर्स इस साइड A से B की ओर लग रहा है। अब कह दे कि इसी फोर्स पर कोई पॉइंट O है, उसके सापेक्ष आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0।
क्योंकि यहां पर इस पॉइंट O की इस बल पर लंबवत दूरी कितनी होगी, 0 होगी। तो जब भी फोर्स दे रखा है तो फोर्स की जो रेखा दे रखी है, लाइन दे रखी है, उस पर अगर कोई पॉइंट के सापेक्ष अगर आपको आघूर्ण पूछे तो उस आघूर्ण की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। कितनी आएगी, 0, क्योंकि यहां क्या हो जाएगा, P का मान 0 हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, यदि बल का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण 0 है तो या तो F 0 होगा या क्या 0 होगा, P। या तो आघूर्ण तब 0 होगा जब उसके पास दोनों चीजों में से एक 0 होगा, या तो F 0 हो या P 0। क्लियर है। अब आघूर्ण की इकाई की बात करते हैं। तो देखो आघूर्ण आपको M जो मिलता है वो F क्रॉस P मिलता है। अब F क्या होता है, F होता है बल। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। P क्या हो गई, एक टाइप से लेंथ, लंबवत दूरी, लेंथ हो गई। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है, MKS पद्धति में मीटर। तो इससे आघूर्ण की इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर या न्यूटन मीटर। क्लियर है। ठीक है। इसकी विमा पूछे तो विमा भी बता सकते हो। न्यूटन की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2, और इसकी हो गई L1। तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दोगे तो M1 L2 T-2। ठीक है। ये इस आघूर्ण की इकाई होगी। ऐसा इकाई होगी न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर है। अब आघूर्ण के चिन्ह की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आघूर्ण के चिन्ह। देखो साइन आघूर्ण का जो है, हम थीटा को पॉजिटिव कैसे लेते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। थीटा पॉजिटिव कब लेते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और क्लॉकवाइज चलने पर नेगेटिव लेते हैं। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपका एक टाइप से आघूर्ण भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और दक्षिणावर्त चलते हैं तो आघूर्ण कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है। यही चीज इसमें है कि कोई बल F1 है का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा, यदि बल F की प्रवृत्ति पिंड O को वामावर्त घुमाने की है। वामावर्त का अर्थ क्या हुआ, वामावर्त का अर्थ हुआ एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जिस दिशा में थीटा पॉजिटिव होगा उसी दिशा में आघूर्ण भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब इसको वामावर्त क्यों कहते हैं, देखो वामावर्त इसलिए कहते हैं कि आप इसको N से डिनोट करोगे तो इसको अगर आप घुमाने के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये इस टाइप से घूम रहा है। अब ये दिशा कैसी हुई, एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त कब कहोगे, जब दक्षिणावर्त में दक्षिण को क्या लिखते हैं, साउथ से लिखते हैं ना, तो ये एस का देखो क्लॉकवाइज बन रहा है। ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज घुमाओगे तब तो मान कैसा आएगा, नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आघूर्ण का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है। यही चीज इसमें दे रखी है कि बल F1 का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण धनात्मक कब आएगा, जब F1 की O के सापेक्ष घुमाने की प्रवृत्ति कैसी हो, वामावर्त हो। वामावर्त को ऐसा भी बोल सकता है एंटी क्लॉकवाइज हो, तब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर घुमाने की प्रवृत्ति दक्षिणावर्त है तब वो मान कैसा आएगा, नेगेटिव, और दक्षिणावर्त को वो बोल सकता है क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब आघूर्ण की ज्यामितीय व्याख्या। तो देखो आघूर्ण किस टाइप से दिखाया जाता है, यदि बल F परिणाम और दिशा में AB द्वारा निरूपित होता हो। बल F परिमाण और दिशा में किसके द्वारा निरूपित होता हो, AB वेक्टर द्वारा निरूपित होता हो, तो बल F का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण कैसा आएगा, F डॉट P के रूप में। तो ये मान कितना बनेगा, AB वेक्टर डॉट OM या AB इंटू OM। अब AB इंटू OM आपको एक टाइप से किस टाइप से दर्शा रहा है,
कि ये बल ए बी है, ठीक है। इस पर आप ओ से एम की ओर लंब डाल रहे हो, तो देखो ए बी को अगर आप ओ एम से लंब डाल रहे हो, ठीक है, तो एक टाइप से ये आधार इंटू ऊंचाई हुआ क्या। ये ए बी दिशा में फोर्स है और ओ के सापेक्ष रोटेशन कर रहे हो, तो ए बी एक टाइप से क्या हुआ, आधार, और ओ एम क्या हुआ, ऊंचाई। क्लियर है, आधार और ऊंचाई। अब आधार और ऊंचाई का गुणा है वो 2 गुणा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि जो आघूर्ण का मान आता है वो कितना आता है, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर, तो यही इसमें दे रखा है कि मान जो आएगा आघूर्ण का वो किसके बराबर आएगा, 2 गुणा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, क्लियर है। इसमें डॉट प्रोडक्ट इसलिए किया है क्योंकि इसमें आपको एक बार आघूर्ण के रूप में बिना डायरेक्शन के फाइंड करना है। ठीक है, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे अपन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, उस त्रिभुज को क्षेत्रफल को क्या मानते हैं, अदिश मानते हैं ना, पर एक त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल भी आता है। क्या आता है, वेक्टर क्षेत्रफल भी आता है। वो अपन आगे पढ़ते हैं, उसमें इस टाइप से दे रखा होता है 1/2 ए बी क्रॉस बी सी प्लस बी सी क्रॉस सी ए प्लस सी ए क्रॉस ए बी, इस टाइप का बनता है। ठीक है, आघूर्ण कैसा रहता है, सदिश राशि। यहां पर हम उसके परिमाण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, परिमाण की। किसकी बात कर रहे हैं, परिमाण की। क्लियर है, क्लियर है, हम उसका परिमाण निकाल रहे हैं ओनली। क्या निकाल रहे हैं, परिमाण। अब देखो, अतः किसी बल F का एक बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण क्या होता है भाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है, 2 गुना। ये चीज समझ में आ गई क्या। जैसे मान लो AB दिशा में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पर हमें O के सापेक्ष आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो ये AB का फोर्स लग रहा है, इसमें आप फोर्स की बात करोगे तो फोर्स कितना हो गया, AB दूरी के अकॉर्डिंग, और लंबवत दूरी कितनी होगी, OM। कितनी होगी, OM। अब ये AB इंटू OM किसको दर्शा रहा है, AB तो हो गया आधार और OM क्या होगी, ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 AB इंटू OM। अब ये अंदर वाला क्या बना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है, दुगुना होता है। आघूर्ण क्या होता है, जो त्रिभुज बन रहा है फोर्स और लंबवत दूरी से, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद है वेरिगेनन प्रमेय। यहां तक क्लियर है, वेरिगेनन प्रमेय। अब ये प्रमेय क्या कहती है कि अगर आप बलों के बल आपको एक समतल में मिले हैं, तो उन बलों का जो बीजीय योग है, उन बलों आघूर्णों का जो बीजीय योग है, बल समतल में लगे हुए हैं, तो उन बलों के रिगार्डिंग जो आघूर्ण है उनका बीजीय योग परिणामी के आघूर्ण के बीजीय योग के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, परिणामी के आघूर्ण के बीजीय योग के बराबर। देखो बेसिक सी चीज है, जैसे हमने बलों का पढ़ा था कि भाई एन बल रख रहे हैं तो उनका परिणामी उनके बीजीय योग के अकॉर्डिंग आता है, उसके अपन घटक करके करते हैं, सोल्व करते हैं। ऐसे ही वेरिगेनन प्रमेय किससे रिगार्डिंग है, आघूर्ण से रिगार्डिंग है। वेरिगेनन प्रमेय किससे रिगार्डिंग है, आघूर्ण। और ये क्या कहती है कि अगर एक समतल में बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं, तो उन 2 बलों का आघूर्णों का जो बीजीय योग है वो उनके परिणामी के आघूर्ण के बीजीय योग के बराबर आएगा, परिणामी के आघूर्ण के बराबर आएगा। ठीक है, तो 2 बल जो समतल में लगे हैं तो उनका जो
आघूर्णों का बीजीय योग है वो परिणामी के आघूर्ण के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसी का व्यापक रूप क्या कहता है कि दो की बजाय अगर अनंत बल है, एन बल है, तो उन एन बल जो समतल में स्थित है, एन बल जो समतल में स्थित है, उनके आघूर्णों का बीजीय योग परिणामी के आघूर्ण के बराबर आएगा। ये इसका व्यापक प्रमेय है। क्लियर है? एक बार पढ़ लो क्या दे रखा है, बलों के समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष दो बलों के आघूर्णों का बीजीय योग उसी बिंदु के सापेक्ष उनके परिणामों के आघूर्ण के बराबर आता है। परिणामी के आघूर्ण के बराबर आता है। ठीक है, व्यापक में क्या कह रखा है कि एक दृढ़ पिंड पर लगे कई समतलीय बलों, दृढ़ पिंड पर कितने बल लगे हैं, कई, आप मान लोगे एन बलों, समतलीय बलों का उनके समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण का बीजीय योग उसी बिंदु के सापेक्ष उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर आता है। यह कहलाती है वेरिग्नन प्रमेय और उसका व्यापक प्रमेय। ठीक है, क्लियर है? अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है परिणामी का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन टू द रिजल्टेंट। इसमें क्या है कि आपको O पर एक क्रियाशील एक बल मिल रहा है R। ठीक है, O पर एक क्रियाशील बल क्या मिल रहा है, R, और उस पर आघूर्ण क्या लग रहा है, G। ठीक है, अब आपको क्या कह रखा है, यदि बल निकाय को केवल एक परिणामी R में समानित करे, अगर इस पूरे फोर्स को बल निकाय जो दे रखा है उस पूरे फोर्स निकाय को हम किस में समानित करें, R में समानित करें तथा परिणामी O डैश पर इस परिणामी को हम O डैश पर शिफ्ट करें। किस पर शिफ्ट करें, O डैश पर OB के अनुदिश क्रियाशील करें। किसके अनुदिश क्रियाशील करें, OB के अनुदिश क्रियाशील करें, सॉरी O डैश B के अनुदिश क्रियाशील करें, तो यदि O डैश B पर कोई अगर हम स्वेच्छ बिंदु H के ले और इस बिंदु के सापेक्ष संगत बल आघूर्ण क्या हो, G डैश हो, इस बल के संगत हम क्या लें, इस बिंदु के सापेक्ष हम आघूर्ण क्या लें, G डैश। तो इस G डैश की जो वैल्यू आएगी उस G डैश की वैल्यू आएगी G माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स के बराबर। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, O पॉइंट है उस पर बल क्रियाशील है, उनका कोई परिणामी है R, परिणामी कितना है R, और उसका मोमेंटम कितना है, G है। अब क्या कर रहे हैं कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, O को शिफ्ट कर रहे हैं O डैश पर। ठीक है, O डैश पर शिफ्ट किया तो O को O डैश पर शिफ्ट किया और उसके अकॉर्डिंग हमने एक दिशा ली O डैश B, उस पर अलग अलग पॉइंट लिए H के टाइप के, तो उन H के पॉइंटों पर जो आघूर्ण का मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आघूर्ण चेंज होगा, वो आघूर्ण चेंज होकर किसके बराबर आएगा, G डैश के बराबर। तो इसमें ये कह रखा है कि जो नया पॉइंट लिया है हमने H के, उसके अकॉर्डिंग जो आघूर्ण G डैश बना है, H के पॉइंट के संगत जो आघूर्ण बना है G डैश, उस G डैश का जो मान है वो बराबर आएगा पहले वाले G में से घटेगा एच आर वाई। अब ये H क्या है, H इसका पॉइंट का X निर्देशांक। क्लियर है? ठीक है, एच आर वाई क्या है, आर वाई है रिजल्टेंट परिणामी जो है उसका Y अक्ष के अनुदिश परिणामी। आर वाई क्या होता है, Y अक्ष के अनुदिश परिणामी। आर एक्स क्या होता है, X अक्ष के अनुदिश परिणामी। ठीक है, तो जो नया G डैश बनेगा, वो नया G डैश किसके बराबर आएगा, G माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स। ठीक है, क्लियर है? तो G डैश बराबर क्या आएगा, G माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स। क्लियर है? बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। G डैश जो नया आघूर्ण बनेगा वो किसके बराबर आएगा, G माइनस
पिछले वाले आगुण जी माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स। ठीक है, अब देखो, परंतु परिणामी की क्रिया रेखा पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष बलों के आघूर्णों का बीजीय योग कितना होता है? 0। अब ये कह रहा है कि अगर परिणामी की क्रिया रेखा पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष बलों के आघूर्णों का बीजीय योग कितना आता है? 0। देखो, ये कह रहा है कि पहले जो जी आघूर्ण लग रहा था, ठीक है, उस जी आघूर्ण जो लग रहा था वो कोई रिजल्टेंट आर के कारण जनरेट हो रहा था। ठीक है, उस आर की अगर आपको कोई क्रिया रेखा यानी ओ से जो भी बी दे रखा है उस क्रिया रेखा पर कोई पॉइंट पर पूछे, ठीक है, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो आघूर्ण आएगा वो आघूर्णों का बीजीय योग कितना आएगा? 0। क्लियर है? यानी जी माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स किसके बराबर आएगा? 0। या इसको बोल सकते हैं एच आर वाई माइनस के आर एक्स बराबर जी। ठीक है, अतः एच के का बिंदुपथ क्या आ जाएगा? बिंदुपथ की बात करें तो एच की जगह क्या लिख देंगे? एक्स। तो एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स बराबर क्या आएगा? जी, जो कि परिणामी का क्या आएगा? अभिष्ट समीकरण। क्लियर? देखो, इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो कि जो नया आघूर्ण है वो नया आघूर्ण किसके बराबर आएगा? नया आघूर्ण बराबर आएगा जी माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स। अब ये जी डेस क्या है? जी डेस है इस एच के पॉइंट के संगत आघूर्ण, एच के संगत आघूर्ण जी डेस। क्लियर है? क्लियर है? एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, और एक आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो क्रिया रेखा का समीकरण मिलेगा वो क्रिया रेखा का समीकरण क्या मिलेगा? एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स बराबर जी। ठीक है, एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स बराबर जी। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको कोई किसी प्रश्न में क्रिया रेखा का समीकरण पूछे तो क्रिया रेखा का समीकरण कैसे आएगा? एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स बराबर जी। ठीक है, और जी डेस कैसे मिलेगा? जी माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स। ये दो इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इससे रिगार्डिंग आपके फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया है, सेकंड ग्रेड में नहीं आया, क्योंकि सेकंड ग्रेड में इससे रिगार्डिंग आपके डायरेक्ट मेंशन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसी दिए हुए समतल निकाय के बिंदुओं, समतल निकाय पर बिंदु दे रखे हैं, कौन से? 2 0, 0 2 और 2 2। ये एक टाइप से त्रिभुज के बिंदु हुए, अगर आप गौर करो तो, है ना? 2 0 0 2 और 2 2। ठीक है, के सापेक्ष आघूर्ण कितने दे रखे हैं? 3 4 10। अब मैंने एक चीज आपको बताई है कि जो पॉइंट दे रखे हैं वो तो क्या है? एक टाइप से एच के, है ना? तो ये H1 K1, ये H2 K2 और ये H3 K3। अब इन पॉइंटों के संगत जो आघूर्ण है, पॉइंटों के संगत जो आघूर्ण है वो क्या है? जी डेस है। क्या है? जी डेस। तो जी डेस आपको दे रखे हैं, पहला G1 डेस कितना दे रखा है? 3, दूसरा 4, तीसरा 10। क्लियर? क्लियर? अब पूछा है परिणामी का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब परिणामी क्या होता है बताओ? परिणामी यानी आर, परिणामी आर तो होता है रिजल्टेंट फोर्स। परिणामी का परिमाण यानी आपको आर पूछा है, साथ में यह पूछा है कि यह रेखा 6x प्लस 7y के अनुदिश क्रियाशील है या नहीं। ठीक है, तो ये आपको क्रिया रेखा का समीकरण भी पूछा है। ठीक है, अब देखो आपको करना कैसे है इस टाइप के प्रश्न को।
सबसे पहले तो आपको इक्वेशन ध्यान में होनी चाहिए। इक्वेशन क्या है? जी डैश किसके बराबर होता है? जी माइनस एच आर वाई प्लस आर एक्स, यही थी। अब इसमें जी डैश आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? पहले वाले के लिए 3। देखो अब आपको यहां पर 3 और 2 जीरो का युग्म के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो जी डैश की जगह आपने लिखा 3, जी की जगह आपको दे नहीं रखा, एच कितना है? 2, तो 2 आर वाई प्लस के की जगह 0, ठीक है। ऐसे दूसरी इक्वेशन बनाओ। 3 के बाद कितना दे रखा है? 4, 4 के लिए कितना दे रखा है? 0,2, तो 4 बराबर जी माइनस 0 आर वाई प्लस 2 आर एक्स। फिर तीसरी इक्वेशन 10 बराबर जी माइनस 2 आर वाई प्लस 2 आर एक्स। अब आपको देखो परिणामी का परिणाम पूछा है ना। परिणामी किसको बोलते हैं? आर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आर को। अब आर यही तो होता है, मैंने बताया था, आर अंडर रूट में होता है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर के बराबर। वहां हमने भाई आर एक्स को एक्स माना था, इस रूप में लिखा था ना, यही था। तो आर किसके बराबर होता है? एक्स एक्स के अनुदिश परिणामी के वर्ग प्लस वाई एक्स के अनुदिश परिणामी के वर्ग के बराबर। तो अब आपको इन इक्वेशनों से आर एक्स और आर वाई की वैल्यू निकालनी है। इनकी वैल्यू निकालनी है, आर एक्स और आर वाई की निकाल सकते हो। जैसे पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन आपको दे रखी है। तो देखो आपको जी की वैल्यू नहीं पूछी, इसमें पूछती तो निकाल भी सकते थे। अगर आप तीसरी में से दूसरी को घटाते हो तो क्या बचेगा? 10 में से 4 गया तो 6, इधर जी से जी कट जाएगा, आर एक्स वाले से आर एक्स वाला कट जाएगा, आर वाई वाला बचेगा। तो आप निकालो समीकरण 3 माइनस इक्वेशन 2। तो 10 में से 4 गए तो बचा 6, और इधर जी में से जी गया तो 0, इधर -2 आर वाई। तो आर वाई की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई? -3, ठीक है। अब ऐसे ही एक और वैल्यू निकालो आर एक्स की। आर एक्स की निकालने के लिए 3 में से 1 घटाओगे तो आर वाई वाली टर्म कट जाएगी, आर एक्स वाली बचेगी। तो आप घटा दो समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। 10 में से 3 गए तो 7, जी से जी गया, आर वाई वाले से आर वाई वाली टर्म गई, केवल क्या बचा? 2 आर एक्स, ठीक है। तो इससे आर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/2। आर एक्स की आर वाई की दोनों वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यू को आप आर के लिए लिख दो। तो आर होता है अंडर रूट में आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो 7/2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सोल्व करो, 49/4 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 9 चौके 36, 36 और 49 85, 85/4 अंडर रूट में। तो ये आ गया अंडर रूट में 85/2। कितना आ गया? 85/2। क्लियर है? इस टाइप से आप इनका परिणामी निकाल सकते हो। अब क्या निकालनी है? जो बल है उसकी क्रिया रेखा की समीकरण। तो बल की क्रिया रेखा की समीकरण क्या थी? एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स बराबर जी था। तो आपको जी भी चाहिए,
जी चाहिए तो जी इन इक्वेशनों में से निकाल सकते हो, आर एक्स आर वाई दोनों आपके पास आ गए, तो जी निकालो इसके लिए। देखो पहली इक्वेशन ले लेते हैं, 3 बराबर दे रखा है जी माइनस 2 आर वाई। अब इसमें आर वाई की वैल्यू रख देते हैं, आर वाई कितना आया था -3, तो ये आया जी -2 गुणा -3। क्लियर है? इससे जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 गुणा -3 प्लस का 6 उधर जाके माइनस का, तो जी की वैल्यू आ जाएगी 3 -6 यानी कि -3। क्लियर है? जी की वैल्यू आ गई, आर एक्स की आ गई, आर वाई की आ गई। अब आपको क्रिया रेखा की समीकरण में लिखनी है, ये बल की क्रिया रेखा की समीकरण है, इस समीकरण में लिखोगे। अब बल की क्रिया रेखा की समीकरण भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? क्योंकि जी डैश बराबर आप क्या ले रहे हो, जी माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स ले रहे हो ना। अब क्रिया रेखा के लिए जी डैश क्या होगा, लास्ट में पढ़ा था ना कि बल की क्रिया रेखा पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके लिए जो आघूर्ण होता है वो 0 के बराबर होता है, तो इसको 0 के बराबर किया, या h की वैल्यू x के बराबर की, तो ये आपकी क्रिया रेखा की समीकरण किसके बराबर बनेगी, g बराबर x आर वाई माइनस वाई आर एक्स। ठीक है, इसमें मान रख दो, g की जगह कितना है -3, x की जगह x तो x ही है, आर वाई की वैल्यू -3, आर एक्स की वैल्यू 7/2। अब इसको सोल्व कर लो लघुत्तम लेके, दो लघुत्तमा के उधर गुणा में गया तो -6 बराबर -3x -7y, माइनस को हटाया तो ये बन जाएगा 3x, हाँ -6x -6x। ठीक है, तो ये बन गया 6x प्लस 7y बराबर 6। ठीक है, ये दो इक्वेशन है आपको ध्यान में रखनी है, इन्हीं पर एक दो क्वेश्चन और भी आए हुए हैं कॉलेज लेक्चर में। ठीक है, कर लोगे? एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया। देखो इसमें हमने क्या किया था कि एक आपको समांतर बलों का, विपरीत समांतर बलों का युग्म दिया था जो 9 सेंटीमीटर की दूरी पर था। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर था, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसमें कह रखा था कि जो परिणामी बल है, परिणामी बल है वो बड़े बल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने डायग्राम बनाया, ये 9 सेंटीमीटर की दूरी वाले विपरीत समांतर बल लिए। अब इसमें बड़ा बल आपने लिया P, तो P के पास में बाह्य विभाजन करता हुआ विपरीत समांतर परिणामी कितना आएगा, R, R का मान होगा P माइनस क्यू। ये आपको प्रश्न में दे रखा है कि R कितना है, 90 किलोग्राम भार। R कितना दे रखा है, 90 किलोग्राम भार। अब ये बल आपको दे रखा है, अब आपको पूछा है कि जो शुरू वाले जो दोनों बल थे जो 9 सेंटीमीटर की दूरी पर कार्यरत थे, P और Q, इनके मान बताने। तो इसके लिए आप दो चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एक तो आपका जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, इसके अलावा एक नोट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। नोट वाला क्या कहता है कि अगर कोई तीन समांतर बल साम्यावस्था में हो, समांतर का अर्थ है विपरीत समांतर भी हो सकता है इंक्लूडेड, पर समांतर होना चाहिए, या तो कोण 0 डिग्री होना चाहिए या 180 डिग्री। ठीक है, तो तीन समांतर बल साम्यावस्था में हो तो उन तीनों बलों का जो मान है वो अन्य दोनों बलों के बीच की दूरी के समानुपाती आएगा, यानी P बटा BC बराबर Q बटा CA बराबर R बटा AB के बराबर। अब इसमें मान रख दिया BC CA AB का, इससे सोल्व किया तो P Q की वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आई, 130 और 40। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा छड़ का साम्य। अब छड़ के साम्य में क्या है, खुंटी पर एक छड़ लगी है जिसके सिरे A और B है।
तो वो साम्य अवस्था में कब होंगे, जब इस छड़ का जो भार W लग रहा है वो इन दोनों छड़ों के जो किनारों पर जो प्रतिक्रिया बल लग रहे हैं, प्रतिक्रिया बल R1 और R2, प्रतिक्रिया बल बोल दो, दबाव बोल दो, दबाव भी बल ही है, तो प्रतिक्रिया बलों के जोड़ के बराबर आ जाए, यानी R1 और R2 किसके बराबर आ जाए, W के बराबर आ जाए। ये आपका कहलाता है खूंटी पर एक समान छड़ का समय। क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा ये कंधे वाला क्वेश्चन। अब कंधे वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति है जिसके कंधे पर एक लाठी लगी है, लाठी रख रखी है, जिसके एक सिरे पर मतलब गठरी बंदी है जिसका वेट है W, दूसरे सिरे पर उसने अपने हाथ रख रखे हैं। तो बताओ कि कंधे और हाथ के बीच की दूरी बढ़ने पर उस व्यक्ति के जो कंधे पर दबाव है उसमें कमी आएगी या वृद्धि आएगी। तो देखो अब इसके लिए हमने क्या किया कि भाई इसका चित्र बनाया, कंधे पर दबाव माना R और इसके जो एक सिरे है ए पर हमने नीचे की तरफ वेट माना गठरी का W, दूसरे सिरे पर हाथ के कारण हाथ पर जो दबाव है उसको माना P, क्या माना P। अब R का मान किसके इक्विवेलेंट आएगा, P प्लस W के। अब इसके अलावा ये दोनों जो समांतर बल लग रहे हैं P और W, इसमें P और W, तो इनमें जो डिस्टेंस है उनका मल्टीप्लाई एक दूसरे के इक्वल आएगा, तो W इंटू ए बराबर आएगा P इंटू एक्स के। इससे P की वैल्यू आ जाएगी WA बाई एक्स। ये मान आप R में रख दोगे, R का मान कितना है P प्लस W है, तो इसमें P की जगह WA अपॉन एक्स रख दिया, लघुत्तम लिया, कॉमन लिया, तो ये बना WL अपॉन एक्स, यानी P R जो है R क्रमानुपाती आ गया X के, यानी X का मान बढ़ने पर, कंधे से हाथ की दूरी बढ़ने पर दबाव क्या होगा, कंधे पर कम होगा। ठीक है। अब उसके बाद आघूर्ण का पढ़ा, तो आघूर्ण क्या था, आघूर्ण था F क्रॉस P। आघूर्ण क्या है, एक टाइप से किसी बिंदु के सापेक्ष किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति का माप है और इसका मान बल और बल की जो क्रिया रेखा है उस क्रिया रेखा पर उस पॉइंट से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर आता है। ठीक है, तो M बराबर आता है F क्रॉस P के। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कोई आघूर्ण शून्य कब होगा, या तो लंबवत दूरी 0 हो या बल 0 हो। ठीक है, और अगर किसी क्रिया रेखा पर किसी पॉइंट के सापेक्ष आघूर्ण पूछे तो वो 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्रिया रेखा पर P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मान लो बल इस साइड दे रखा है, मान लो बल आपको कहते हैं कि भाई 2x प्लस 3y बराबर 5, इस रेखा पर कोई बल लग रहा है 10 न्यूटन, तो इसी रेखा का कोई एक पॉइंट दे दिया, सपोज करो 1-1, तो 1-1 पर आघूर्ण ज्ञात करो, तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये पॉइंट इस क्रिया रेखा पर स्थित है। समझ में आया। मान लो आपको कह दे कि एक बल 2x प्लस 3y बराबर 5 रेखा पर क्रियाशील है 10 न्यूटन का, उस बल का बिंदु 1-1 के सापेक्ष आघूर्ण, तो ये इस बिंदु से ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है ना, तो इसका आघूर्ण कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। क्लियर है, क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, आघूर्ण की ज्यामितीय व्याख्या। आघूर्ण क्या है, आघूर्ण बराबर होता है, देखो बल गुणा लंबवत दूरी के बराबर। अब मान लो बल हमने माना AB की दिशा में, AB के पैरेलल ही है, AB के बराबर ही है, और लंबवत दूरी कितनी है, OM, तो जो आघूर्ण बनेगा वो AB इंटू OM बनेगा। इसमें हमने 2 कॉमन लिया, 2 का भाग दिया, तो 2 इंटू 1/2 इंटू AB इंटू OM बना। 1/2 AB इंटू OM क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी आघूर्ण का मान 2 गुणा त्रिभुज के क्षेत्रफल के तुल्य होगा। ठीक है, या त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, दुगुना होगा। क्लियर है। अब उसके बाद वेरीगेनन प्रमेय। वेरीगेनन प्रमेय क्या थी, वेरीगेनन प्रमेय थी कि अगर एक समतल में 2 बल कार्यरत है, उन दोनों का जो आघूर्णों का बीजीय योग है वो परिणामी के आघूर्ण के बराबर आएगा। इसकी व्यापक प्रमेय क्या थी कि अगर एक समतल में n बल कार्यरत है तो उनके आघूर्णों का बीजीय योग परिणामी के आघूर्ण के बराबर आएगा। ठीक है, फिर परिणामी का समीकरण, परिणामी के समीकरण में पढ़ा कि भाई O एक पॉइंट है जिस पर बल कार्यरत है जिनका परिणामी कितना है, R है, और आघूर्ण कितना है, G। अब इस पॉइंट को अपन शिफ्ट करते हैं, O को O डैश के अकॉर्डिंग शिफ्ट करते हैं, तो O डैश B के अकॉर्डिंग हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं, उनके संगत आघूर्ण जो भी मिल रहे हैं G डैश के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। तो अब इस G डैश की जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी G माइनस HRY प्लस KRX के बराबर। और जो इसके लिए क्रिया रेखा की समीकरण बनेगी वो क्रिया रेखा की समीकरण बनेगी
एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स बराबर जी। क्लियर है? इसका फिर ये सवाल किया अभी। अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दे रखा है, W किलोग्राम का एक भार, ये प्रश्न आया हुआ है सेकंड गेट 2018 में। W किलोग्राम का एक भार दो हल्के धागों के सहारे लटका हुआ है। हल्के धागे हैं, उनके सहारे W किलोग्राम का एक भार लटका है। तो देखो जो लंबवत रेखा से कितने कोण बना रहे हैं, 30 और 60 डिग्री। तो देखो आपने माना एक भार है W, जो हल्के धागे, ये दो धागे ले ली, इनके सहारे लटका है। ठीक है, अब इन दोनों धागों के सहारे लटका है, तो एक बार इनको एक बार ऐसा ही नाम दे देते हैं, त्रिभुज बन रहा है। तो ए बी सी, धागे कौन से हुए, ए सी और बी सी। ठीक है, इस साइड से धागा बांध दिया, इस साइड से धागा बांध दिया, दोनों साइडों से धागे के साथ यहां पर एक वेट टांग दिया। क्लियर है? अब ये कह रखा है कि भाई इस धागे का और इस धागे का लंबवत के साथ कुछ कोण है। किसके साथ कोण दे रखा है, लंबवत के साथ, मतलब इस लंबवत रेखा के साथ, समांतर के साथ नहीं दे रखा, किसके साथ दे रखा है, लंबवत के साथ। अब लंबवत के साथ कोण कितना कितना दे रखा है, 30 और 60। क्लियर है? क्लियर? अब देखो, अब पूछा है तो धागों में तनाव होगा। देखो वेट किस साइड लग रहा है इसका, नीचे की ओर। तनाव जो है वो धागों में इस धागों की रेखा के अकॉर्डिंग लगेगा, मतलब इस धागे में इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तनाव वेट के उल्टी साइड में लगता है। ठीक है, मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, जैसे एक पिंड को लटकाते हैं, सरलावर्त गति है और एक ऊर्ध्वाधर गति है। उसमें मान लो एक रेखा के अकॉर्डिंग आपको एक छड़ दे रखी है, इसमें वेट नीचे लग रहा है। ठीक है, तो तनाव है, टेंशन है, वो उस छड़ के अकॉर्डिंग ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, तो ये धागा इस साइड ऐसे लटका है ना, तो तनाव वेट के रिवर्स में इस रेखा के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइड में लगेगा। क्लियर है? इस साइड लगेगा तनाव। ठीक है, और इसमें भी इस साइड। अब देखो ये तनाव को हमने मान लिया, पहले वाले को T1 और दूसरे को T2। अब आपको मान पूछा है T1 और T2 का। किसका मान पूछा है, T1 और T2 का। तो देखो यहां तक हमने समझ लिया कि भाई एक वेट लग रहा है दो धागों के सहारे, ठीक है, लटका है, और उन दोनों धागों पर जो तनाव है इनका मान कुछ है, और उन धागों की लंबवत रेखा से कोण दे रखे हैं आपको 30 और 60 डिग्री। तो आपको डेटा तो क्या दे रखा है, केवल कोण वाला ही दे रखा है ना, ये 30 और ये 60। क्लियर है? अब देखो यहां पर ये 30 है, यहां पर ये कितना है, 60। तो अब ये कोण कितना होगा, और ये क्लियर? अब इन T1 और T2 इनकी वैल्यू क्या आएगी, हमने पढ़ा है लामी प्रमेय। लामी प्रमेय पढ़ी है ना, लामी प्रमेय क्या कहती है, हाँ, बल का मान जो अन्य दो बलों हैं उनके बीच की ज्या के समानुपाती होगा, तो वो प्रमेय लगा सकते हो आप। क्लियर है? जैसे अपन बात करें तीनों बलों की, T1 किस साइड है, इस साइड है, बाकी के दो बल, एक तो T2 हो गया इस साइड और एक नीचे की साइड W, इन दोनों के बीच का कोण बता सकते हो, ये 60 है तो ये कितना होगा। क्लियर है? क्लियर है? T2 के लिए बताओ, T2 इस साइड है, तो अब इन दोनों के बीच का कोण 150 होगा ना।
T1 और W के बीच का कोण, ठीक है। W के बट्टे में क्या आएगा बताओ। W नीचे की ओर है, इन दोनों के बीच में कोण कितना है? सोल्व कर लो। थोड़ा चित्र सही बना देता हूं ना। लामे पर में लगती है ना, लामे पर में एक पॉइंट पर तीनों साइड बल लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लामे पर में लगा के सोल्व करनी है। कितना आएगा T1 और T2 का मान? साइन 90 का तो मान 1 हो गया, पहले तीसरों को बराबर करेंगे तो साइन 120 कितना होता है? √3/2। तो T1 बराबर आ गया √3/2 इंटू W। और T2 किसके बराबर आया? साइन 150 होता है हाफ, तो T2 बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू W। क्लियर है? तो ऑप्शन है सी। ये आपका सेकंड गेट 2018 में आया था, ठीक है। क्लियर? ये भी आपका सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। पढ़ो क्या कह रखा है कि P और 2P के बराबर दो बल दे रखे हैं, ठीक है। एक कण पर क्रियाशील है, यदि पहले को दुगुना और दूसरे को 10 बढ़ा दिया जाए तो परिणामी की दिशा अपरिवर्तित रहती है। परिणामी की दिशा क्या रहती है? अपरिवर्तित। तब P का मान होगा, यहां पर आपको कोण की बात करी है क्या थीटा की? नहीं की ना, तो पहले वाला फॉर्मूला ही लगेगा। पहले वाले फॉर्मूले में क्या दे रखा है? आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस एल्फा। अब पहली कंडीशन में दे रखा है P और 2P के बराबर क्रियाशील है, तो Q की जगह आप 2P लिख दोगे, इससे आर स्क्वायर का मान बनेगा पी स्क्वायर प्लस, सॉरी इसमें आपको दे रखा है परिणामी की दिशा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। परिणामी की दिशा अपरिवर्तित रहती है, यानी कि आपको थीटा बराबर जो tan इनवर्स Q साइन एल्फा बटा P प्लस Q कोस एल्फा है, इसकी वैल्यू दोनों में कैसी मिलेगी? सिमिलर मिलेगी। कैसी मिलेगी? सिमिलर। तो एक बार तो इस कंडीशन में आप P और 2P लेके करोगे, और दूसरी कंडीशन में पहले को दुगुना यानी 2P और दूसरे को 10 बढ़ाना 2P और 2P प्लस 10 लेके करोगे। करोगे, इसमें दोनों को इक्वल करोगे, आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे और वो अल्फा की वैल्यू यहां पर पुट करोगे। क्लियर?
यहां से आप इन दोनों के अकॉर्डिंग आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे और वो अल्फा की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में रखनी है। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे।